तो ये मौसम जो है पानी यहाँ से गर्म होके यहाँ से चलता है और यहाँ गल्फ तक जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके ये पानी यहाँ से जाता है उधर नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल में यहाँ पे ये जितनी भी अपने साथ गर्मी लाता है, ये पूरे यूरोप में इस इलाके में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इस पूरे इलाके को अपनी गर्मी दे देता है। और क्योंकि ये गर्म होके जाता है तो इसके अंदर बहुत नमक हो जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा भाप बढ़ के उड़ जाता है और नमक ज्यादा रह जाता है, तो पानी भारी हो जाता है। दूसरी बात, ये पानी गर्म है और गर्म पानी हरदम ऊपर को रहता है, ठंडा पानी हरदम नीचे को रहता है, वजन ज्यादा होता है ठंडे पानी में। अब जैसे ही यहाँ पहुंचता है, एक तो ये अपनी गर्मी लूज कर देता है, दूसरी बात क्यों लूज करता है, क्योंकि ऊपर से मीठा पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है ग्लेशियरों का, तो ये पानी इलाका ठंडा होता है। और ठंडा होने की वजह से जो पानी जो है नीचे जाने लगता है, नमक भी ज्यादा हो गया, पानी भी ठंडा हो गया, तो ये नीचे को जाता है। जब नीचे जाता है तो यहाँ पे एक बात होती है, यहाँ पे एक डेनमार्क कैटरैक्ट करके एक फाउंटेन है। एक फाउंटेन क्या, एक हम कहेंगे झरना है, पानी का वाटरफॉल है, और दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल यहीं पे है। आप इसकी कल्पना इससे लगा सकते हैं कि आप सारी संसार की सारी नदियों को जोड़ दें, जितनी भी नदियां हैं सबको जोड़ दें, फिर भी उससे ज्यादा पानी एक साथ नीचे गिरता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, उससे भी बड़ा वाटरफॉल ये पानी के अंदर होता है। तो ये जब पानी जोर से इतना पानी गिरता है, 15 किलोमीटर चौड़ा पानी है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 15 किलोमीटर लगा लीजिए आप कितना हो गया, उतना पानी एक साथ नीचे गिरता है, जब नीचे को जाता है, और करीब 1150 फुट नीचे जाता है। जब नीचे इतना जाता है तो पीछे से पानी को अपने आप खींचता रहता है, क्योंकि एकदम से पानी गिरा तो पीछे वाला पानी अपने आप खींच के आता है। और जब नीचे जाता है तो ठंडा पानी, जो ब्लू वाली लाइन है आप देख रहे हैं, जो ठंडा पानी नीचे से होके फिर बाहर आता है। तो गर्म पानी ने इस ठंडे इलाके को गर्म किया, और ठंडे पानी ने ये जो जितना भी इलाका हमारा भारत तक आता है, इंडियन ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन में जाता है, ये सब को ये ठंडा करता है, और यहाँ से गर्म होके फिर ये गल्फ स्ट्रीम में मिलकर फिर वहीं जाता है। तो ये साइकिल है ना। आप कहेंगे भाई किसने देखा ये चलता है, तो इसकी एक बात, एक घटना हुई थी, एक शिप डूब गया, उसमें जो बत्तख के खिलौने होते हैं ना, जो बाथ टब में लोग रख देते हैं, वो कंटेनर था, वो गिर गया पानी में। तो ये कंटेनर जब गिर गया तो उन्होंने देखा कि ये जो बत्तखें जो है ना, पूरे आर्कटिक ओशन में ऊपर की तरफ, पैसिफिक ओशन में, इसमें पूरी यात्रा करते हुए मिले उन्हें। ये पूरे में घूमता घूमता वो सारे में आ गए। तो ये बिल्कुल इसे बोलते हैं थर्मोहेलाइन। इसको थर्मोहेलाइन, थर्मो मतलब गर्मी, हेलाइन मतलब सॉल्ट। अब ये जो देखिए ये होता कैसे है, ये यहाँ ये डेनमार्क और ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये डेनमार्क स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब एक रास्ता, है ना, या दो जमीन के भूभाग के बीच में से एक, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक स्ट्रेट है, उसको पानी के जो मार्ग है उसको स्ट्रेट बोल देते हैं। तो ये जो है गर्म पानी यहाँ से आया गल्फ स्ट्रीम से, यहाँ ठंडा होके नीचे चला गया, और ये नीचे नीचे जब बहता हुआ आ रहा है, तो ये जो पहाड़ है, ये बहुत ऊंची यहाँ पे एक चट्टान सी है, इसके ऊपर से पानी गिरता है, ये एकदम से गिरता है, इसी को बोलते हैं डेनमार्क कैटरैक्ट है। यहां से गिरता है एकदम नीचे, ये है 1150 फुट। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है 3212 फुट का। देखिए ये जो है ना, ये पानी नीचे गिरता है, डेनमार्क स्ट्रेट है ये संसार का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया, आपसे वैसे पूछेंगे तो आप बोल देंगे साहब जमीन पे सबसे बड़ा वाटरफॉल तो एंजल फॉल है जी, आपके सामने जो है वेनेजुएला में है। ये संसार का पृथ्वी के ऊपर का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पे मिलता है 212 फीट का पानी गिरता है ऊपर से नीचे, सबसे बड़ा वाटरफॉल। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए, ये पानी यहाँ पे 1150, यानी 3 गुने से भी ज्यादा पानी हाइट से पानी गिरता है। ये हमारे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल इससे 3 गुना हाइट से पानी से भी ज्यादा पानी गिरता है। तो और कितना पानी, ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मैंने आपको बताया सारी पृथ्वी की नदियां जोड़ दीजिए आप, 15 किलोमीटर चौड़ा एक साथ नीचे गिरना, तो कितना बड़ा एक वो हो जाता है। अब इसका एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये जो बात मैंने आपको बताई आप इसको इसमें देख सकते हैं। The ocean conveyor belt and the Gulf Stream. Ocean currents have a direct influence on our lives. They determine our weather,
our climate, and much more. The ocean currents and wind systems transport heat from the equator to the poles and operate like a large engine for the global climate. In the oceans, there are numerous currents. The so-called ocean conveyor belt is very important for our climate. This term describes a combination of currents that result in 4 of the 5 global oceans exchanging water with each other. They form a worldwide circulation system. The conveyor belt is also called the thermohaline circulation, with thermo referring to the temperature and haline to the salt content of the water. Both determine the density of the water. While the masses of water may be moved in part by wind, primarily the different densities of the global oceans are responsible for their movement. देखिए हमें लगता है कि पानी सारा समुद्र का एक सा है, पर आप देख रहे हैं अलग अलग लेवल है। ये लेवल कैसे बनता है पानी के अंदर? हो सकता है ये अगर ये वाली लेयर इधर को जा रही है, हो सकता है ये लेयर इधर को भी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना? ये नीचे अलग अलग डायरेक्शन में चलती हो, ये भी हो सकता है अलग अलग लेवल्स में। और ये जो है किस पे डिपेंड करता है लेयर, कि इसके अंदर कितना नमक है और कितना टेम्परेचर है। ये 2 बातों पे डिपेंड करती है इनका लेवल होना। ठीक है? Warm water has a lower density and rises, while cold water sinks. The water's density also increases with a higher salt content. At the equator, the heat from the sun is especially strong, resulting in a lot of evaporation and thus a rise in the water's salt content. That is where the Gulf Stream begins. The Gulf Stream is very important for the European climate. Its length of 10,000 kilometers makes it one of the largest and fastest ocean currents on Earth, and it's very warm. At roughly 2 meters a second, it brings up to 100 million cubic meters of water per second towards Europe. A constantly blowing wind, the southeast trade wind, drives warm surface water to the northwest into the Gulf of Mexico, where it heats up to 30 degrees Celsius. देखिए अगर ये गल्फ स्ट्रीम ना हो तो जितने में ये जो पूरा यूरोप जो हमारा जो रहने लायक है, जो गर्म है, उसको अगर हम गर्म करना हो तो आपको पता है कितने थर्मोन्यूक्लियर प्लांट चाहिए? 10 लाख न्यूक्लियर प्लांट चाहिए होंगे हमें इस पूरे इलाके को गर्म करने के लिए, इतनी बिजली पैदा करने के लिए। तो इतनी बिजली, इतनी गर्मी ये कुदरती तौर पे हमारे को कुदरत दे रही है। कितनी बड़ी बात है। ये देखिए। The turning of the Earth and the west winds then direct the Gulf Stream towards Europe and split it up. One part flows south, another east to the Canary Current, and a third part flows north where it releases a lot of heat into the atmosphere as the North Atlantic Current. The water becomes colder there. Its salt content and density rise on account of evaporation, and it drops down between Greenland, Norway, and Iceland. There we also find the largest waterfall on Earth, the so-called chimneys, roughly 15-kilometer wide pillars with water falling up to 4,000 meters. 17 million cubic meters of water per second, or roughly 15 times more water than is carried by all the rivers in the world. This creates a strong maelstrom which constantly pulls in new water and is the reason that the Gulf Stream moves towards Europe. Countless species use the Gulf Stream as a means of transport on their trips from the Caribbean to northern areas. But it doesn't just bring us animals. तो मैं आपको ये दिखाया कि पूरा दिखाने का हमारे पास टाइम नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मौसम, ये जो गर्म लेके आया और वो ठंडा नीचे गिरा, इसकी वजह से पूरा मौसम वहां पे हुआ। अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गए, हमारा मुद्दा है ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर अगर खत्म हो गए तो वो ऊपर आके ठंडा नहीं हो पाएगा, और अगर ठंडा नहीं हुआ तो ये पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो ये पानी नीचे जाना बंद हो गया तो गल्फ स्ट्रीम जो मेन चाबी है, इंजन जो है पूरे पृथ्वी के समुद्रों के पानी को घुमाने वाली, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर वो इंजन बंद हो गया, पूरे पृथ्वी का मौसम क्या होगा, लोगों का क्या होगा, जो प्राणी रह रहे हैं उनका क्या होगा, आप कल्पना मात्र कर सकते हैं कि कितना भयानक दृश्य हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर्स का होना। इस अगली बात जो हम देखते हैं, ग्लेशियर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्लेशियर्स के ऊपर रास्ते में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए जाते हैं, है ना। जैसे हमारे गंगा नदी के ऊपर टेरी में बना दिया है अभी, और हम अभी चमोली में भी बनाया था, वो तो उड़ गया, है ना। तो ये ग्लेशियर्स के रास्ते को क्या करते हैं, जो पानी बह के आता है पहाड़ों के ऊपर से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है,
और उन्होंने यहाँ पे एक बांध बना दिया है ना, जिससे जिससे कि यहाँ पे अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जैसे ये पानी की वजह से बिजली बनाया जाना, ये सीन तो कहीं और का है, पर मैं सब दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैसे काम करते हैं। ऊपर से यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है और इसके अंदर जो है टर्बाइंस होती हैं, पंखे होते हैं। वो पंखे को वो घुमाते हैं, तो घूमने से क्या होता है, डायनामो घूमता है, डायनामो से बिजली पैदा हो जाती है। तो इसका मेन पानी का होता है कि मोटर को घुमाना, डायनामो को घुमाना। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में भी ग्लेशियर का पानी बहुत काम आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, वही जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बांध बनाया है, पर ये बड़ा डेंजरस है। और ये हम लोग बिजली बनाने के लिए बना तो देते हैं, पर हम ये नहीं कल्पना करते, इस चीज की सोचते नहीं कि इससे इस पूरे इलाके में और नदी के जो प्राणी, नदी के जो पूरा पर्यावरण था, उसको हम कितना अफेक्ट कर देते हैं। ये अलग मुद्दा है, इसको कभी फिर देखेंगे, जब हम डैम्स के ऊपर बात करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने बांध बना देते हैं तो हम कैसे, एक अच्छी खासी चौड़ी नदी होती किसी जमाने में, यहाँ तक पानी बहता था, ये अब एक नाला मात्र रह गया है। और ये मारकंडा टेम्पल एरिया है, मारकंडा हमारे हिमाचल में जो एरिया है वहां का सीन है। तो हम देख रहे हैं कि पानी किसी जमाने में यहाँ तक था, जहाँ ये सफेद लाइन देख रहे हैं आप, और अब ये सिर्फ ये रह गया है। ये सब इस डैम की वजह से। तो हमारे को डैम बनाने से पहले सोचना चाहिए। और ये चमोली की जो अभी घटना हुई थी अभी इसी साल में, आप जानते ही हैं कैसे ग्लेशियर फटा, ग्लेशियर गिरा, और वो जो बांध था ऊपर, एक वही झील थी, उसका किनारा टूट गया, और किस तरह से पूरा चमोली, और कितने लोग इसके अंदर मर गए थे, इसके अंदर टनल के अंदर मर गए थे, आपने न्यूज में अभी सुना होगा। तो ये बना तो देते हम ग्लेशियर्स के लिए, और हमारे लिए बिजली भी बना देता है वो, पर जब कुदरत अपने पे आती है तो फिर आप देख रहे हैं कैसा नुकसान भी पहुंचा देती है। अगला काम जो ग्लेशियर्स हमारे लिए करता है, ग्लेशियर्स हमको बहुत सारा सिंचाई का पानी देता है ना। पुराने जमाने में जो पहाड़ी लोग थे, खासकर जो चाइना और रशिया में, वो क्या करते थे, उन्हें पता चल गया था कि बर्फ के ऊपर अगर हम कुछ काली चीज डाल दें, कुछ मट्टी डाल दें, कोयला डाल दें, तो सूरज जो है ज्यादा तेजी से उसकी गर्मी को वहां पे वो एब्जॉर्ब करेगा, पानी ज्यादा पिघलेगा। तो वो ऐसा करते थे। पर अभी तो मौसम ऐसा हो गया है कि अपने आप ही इतना पानी पिघल रहा है, ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं। तो ये ग्लेशियर जो है, ये पानी के लिए सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है। अगर आप जाते हैं स्विट्जरलैंड, तो वहां पे एक रोन आइलैंड वैली है, वहां के किसान तो सारे के सारे जो है इस ग्लेशियर की वजह से ही सिंचाई करते हैं। तो ग्लेशियर जो है बहुत काम करते हैं हमारे को सिंचाई का पानी देने के लिए। अब एक ये व्यक्ति का आप देख रहे हैं, इसका नाम है चेवांग नॉरफेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए। ये एक इंजीनियर थे लद्दाख के। इन्होंने देखा कि कैसे सिंचाई का जो पानी है, जब गर्मी पड़ती है और जब मेन इनको फसल बोनी होती है, तो पानी नहीं मिलता और वहां पे जो है फसल नहीं हो पाती। इन्होंने अपना एक आइडिया लगाया, इसको ग्लेशियर मैन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर मैन भी बोल देते हैं इसको, है। इनको पहचान लीजिए, और ये इनको बहुत इनाम भी मिले इस बात के लिए। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऊपर से ग्लेशियर का पानी आता था, उसको इन्होंने क्या किया, या गेट्स लगा दिए, है ना, कुछ तो बह गया सीधा, इसको तो जाने दिया सिंचाई के लिए, और जो कुछ पानी जो एक्स्ट्रा था उसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, या छोटे छोटे गेट बना दिए, उस गेट से पानी बहुत धीमी स्पीड पे छोड़ना शुरू किया। और ये जब, क्योंकि ऊपर ठंड तो है ही बहुत, और जब पानी यहाँ पे रुकता है तो ये जमना शुरू कर देता है ऐसे। तो जब ये भर गया, जमना शुरू हो गया, तो यहाँ छोटे गेट खोल दिए, फिर ये जम जाएगा, भर जाएगा, ये भी जम जाएगा, फिर ये जम जाएगा। तो इसने ऐसे कर करके 3-4 स्टेजेस में बर्फ को यहाँ जमा दिया। देखिए इस तरह से ये लेयर की लेयर जम जाती है। इसके ऊपर जब हो जाएगा, फिर इसके ऊपर से पानी, फिर दूसरी लेयर भर जाएगी। और ये पानी जो है, ये ग्लेशियर जो है, जब गर्मी का मौसम आएगा, जब सिंचाई का टाइम आएगा, तो यही ग्लेशियर पिघलेगा, क्योंकि ऊपर तो पानी खत्म हो, ग्लेशियर उतना पानी नहीं दे पा रहा, खत्म हो गया। तो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो बनाया है इन्होंने इस पूरे इलाके में पानी को रोक के, वो ही सिंचाई का काम करता है। और ये आइडिया था चेवांग नॉरफेल का। बड़े आदरणीय व्यक्ति, मैं इनको बड़ा सलूट करता हूं। और इसी के साथ, इन्हीं के आइडिया लेके एक और व्यक्ति ने, ये उन्होंने किया कि ग्लेशियल स्तूपास बनाना शुरू कर दिया। ये हमारे सब लद्दाख में हो रहा है, ये तो हमारे देश की ये बड़ी अच्छी वो है। उन्होंने क्या किया, देखिए स्तूपा बनाया। आप कहेंगे यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, ये ग्लेशियर कैसे बन गया, इसके आस पड़ोस तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ से पाइप डाला है, और पाइप गया है ऊपर। पानी का सीधा सा नियम है, वो अपने लेवल में रहता है। अगर यहाँ से चला है तो ये यहाँ से आएगा और अपने लेवल में ही आने की कोशिश करेगा।
है ना? जैसे हम जब लेवल नापते हैं मिस्त्री घर बनाते समय, तो पानी का बबल रखते हैं और पानी जो है वो लेवल एक साथ ही रहता है, पानी का लेवल। हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट एक ही रहना चाहिए उसका। तो इसने क्या किया, ग्लेशियर से जो पानी आता है उसको पाइप से डाइवर्ट किया और ये पानी इस पाइप से, कोई पंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लेशियर पहाड़ से पानी प्रेशर से नीचे आया और यहाँ से फूट के बाहर निकला, इस पाइप में से बाहर निकला। और क्योंकि ये इलाका इतना ठंडा है, इतना ठंडा क्लाइमेट है कि ये पानी जो है बर्फ बनने लगता है और ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन गया। और इसके लिए क्या करा उन्होंने, इसमें ना लकड़ी, पत्थर और कुछ ऐसे सरकंडे, बांस बूस लगा के एक ढांचा सा बना दिया, तो बर्फ उसके ऊपर ऐसे जमती चली जाती है। और जब ये गर्मी का मौसम आता है, जब सिंचाई का मौसम आता है, तो दूसरे व्यक्ति ये हैं सोनम वांगचुक, है ना? इनको आइस स्तूपा के लिए बड़ा माना गया। देखिए यहाँ से पानी कैसे फूट के एकदम बाहर निकल रहा है अपने आप नेचुरली, क्योंकि ऊपर से पहाड़ की हाइट से आ रहा है। तो जब आ रहा है तो इस तरह से आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ इसके बारे में, आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। This is not a remnant of a melted glacier. It's an artificial water reservoir, the shape of which is reminiscent of a Buddhist sanctuary. A stupa made of ice. The idea was conceived by Sonam Wangchuk, an engineer from Ladakh in northwestern India. Now, cones are shapes which have minimal surface area for the volume, so the sun cannot melt it as quickly as it does horizontal flat ice. देखो ये बता रहे हैं कि हमने ये आइडिया क्यों बनाया। ये हो सकता था फ्लैट एरिया में भी बर्फ को जमा सकते थे, पर इसको इन्होंने स्तूपा बनाने का क्यों सोचा? क्योंकि सूरज की जो किरणें पड़ेंगी उनको कम से कम एरिया मिलेगा उससे, उसे गर्म करने के लिए। फ्लैट एरिया में ज्यादा धूप पड़ेगी, अब ये तो तिकोना एरिया है तो उसमें बहुत थोड़ी जगह पे धूप पड़ेगी उसके ऊपर, तो कम पिघलेगा, इसलिए उन्होंने ये आइडिया बनाया स्तूपा का। And therefore it melts slowly as the summer approaches, and as it melts it gives its water to the farmers. Ladakh is famous for the world's highest altitude cold desert. In a region which gets only between 50 to 100 millimeters of rainfall annually, the glaciers have been a life source for ages. They provide water for the cities and for the farmers as well. But due to climate change, almost 20% of the glaciers in the area have been lost in the last 50 years. Although the glaciers melt during summertime, there is still water scarcity during certain months. What many people don't understand, for farmers, the challenge of water is only in springtime, April, May, which is when they need water and which is when the glaciers are still not warm enough up there. That means they don't melt. A wooden scaffold serves as a skeleton for the ice stupa. In winter, scarce meltwater from the mountains is transported in underground pipes to lower regions. Due to the difference in pressure, it shoots up all by itself. And the minus 20 air will extract the heat in the water, and then it falls down and freezes in the shape of a cone. And the beauty is that you don't need machines or pumps or electricity or fuels or pollution, none of that. It's all gravity, simple pipes. It's summer now. This stupa is 5 months old, built by the inhabitants of a nearby village. अब आप देख रहे हैं कि अब जब इनको फसल लगाने का टाइम आया है तो अब ये पिघलना शुरू हो गया, क्योंकि ये नीचे था, ऊपर वाले ग्लेशियर अभी पिघले नहीं है, पानी नीचे मिलेगा नहीं फसल बोने के लिए। तो ये आइडिया इनका है और ये टेम्परेली जो थोड़े 2 महीने जो इनको फसल बोने के टाइम पे पानी चाहिए होता है वो इस तरह से इनको मिल जाता है। तो ये बड़े अच्छे आइडियाज हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि चलो हमने आइडिया लगाया, पर वास्तव में देखो तो कुदरत ने हमारे को नेचुरली दिया था जिसकी हमने कदर नहीं करी है। अब हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स को, अभी तक हमने ग्लेशियर्स को समझा, ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, क्या कितने टाइप के होते हैं, इससे हमारे को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि हम ग्लेशियर्स को कैसे, ग्लेशियर्स को किस किस चीजों से खतरा है। तो ग्लेशियर की 2-3 बातें हैं। जो ग्लेशियर को जो जो घटता है उसको बोलते हैं एब्लेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एब्लेशन। उसके अंदर कई चीजें होती हैं, पिघलना है, भाप बन जाना है, और वो उसके साथ जो टूट टूट के गिरना है, ये सारी घटनाएं जो है इसके अंदर होती हैं। और ये कोई छोटे स्केल में नहीं होती है, इसको ह्यूमन लाइफ टाइम के स्पैन में नहीं जांपा जाता, इसको जियोलॉजिकल टाइम में, जियोलॉजिकल टाइम मतलब
हजारों साल के पीरियड में, कई 100 साल के पीरियड में, ऐसे नापते हैं, है ना। इंसान होता है भैया 70 साल 80 साल उम्र है, उसके हिसाब से सोचता है भाई 10 साल के अंदर ये हो गया, 5 साल के अंदर। पर ये जो चीजें हैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चलती हैं, तो ये बड़े टाइम स्केल में चलती हैं। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं, अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए हमने क्या, हमारी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से हुआ क्या है, आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि क्योंकि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो पिछले 100 साल में, देखिए कमाल ये है कि जो हजारों सालों में नहीं हुआ था वो हमने 100 साल के अंदर कर दिया। कितने बहादुर हैं हम लोग, कितने महान लोग हैं हम लोग, कमाल कर दिया हमने। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई है उससे उससे लेके अभी तक हमने पृथ्वी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। देखिए 1909 में ये जो ग्लेशियर था यहां तक था, देख रहे हैं आप, ये पहाड़ कहाँ है और ये कहाँ है। आज ये देखिए ये पहाड़ यहीं पे है, ये पहाड़ है, और ग्लेशियर नाम का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा खत्म हो गया। ऊपर पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है। ये 2004 की बात है, अभी तो 2021 चल रहा है, अभी और देखिए इसका। और हमने क्या प्रभाव है कि बहुत सारा, क्योंकि अब ग्लेशियर हमने बताया मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, बहुत मीठा, इसके अंदर नमक नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास पानी है पीने लायक। तो ये एक रिजर्व है हमारा फ्रेश वाटर का, कुदरत ने एक बना के रखा था उसको बैलेंस्ड। अब जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, जो समुद्र का जो पानी का जो लेवल, नमक का जो लेवल है वो फर्क हो जाएगा, क्योंकि इतने हजारों लाखों टन गैलन पानी जो है एकदम से मीठा पानी समुद्र में मिल जाएगा, तो समुद्र का जो नमक का जो लेवल था वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत सारे कोरल जो हैं, जो कि जो इसके ऊपर जो ये जो जीवित रहते हैं, वो मीठे पानी को एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और नहीं होंगे तो ये आपके सामने चित्र है कि क्या हाल हो जाएगा इस कोरल का, है ना। ये बड़ी एक दुखद घटना हो जाएगी कि सारे कोरल, और कोरल के ऊपर कोरल जो है सारी मछली को, जो छोटी मछलियों का घर है ना। यहाँ तो सारा कुछ यहीं पे होता है। जब हमने कोरल का सेशन लिया था हमने देखा था कि कैसे छोटी बड़ी मछलियों का ये जन्म स्थल है, यहाँ पे सब रहती हैं, या उनका घर बर्बाद हो जाएगा, है। अब आप एक और चीज देखिए, ये 1900 में ये कितना ज्यादा बर्फ थी यहाँ पे, है। 1960 आते आते ही आप देख रहे हैं कहाँ चला गया, और अब 2015 में तो ये लगभग खत्म ही हो गया, और अगर हम 2021 की बात करेंगे तो ये लगभग ना के बराबर है ना। तो ये सारा ग्लेशियर जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पीछे को जाता जा रहा है। और एक बोलीविया एक जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा नक्शे में भी। बोलीविया एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, है ना। वहां पे ककलतया करके ये ग्लेशियर है। देखिए ये ग्लेशियर किसी जमाने में बहुत जबरदस्त ग्लेशियर था, पूरा बोलीविया इससे पानी लेता था। देखिए यहां तक है, ये इस बोलीविया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैसे इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बात ये देख लीजिए कि कितनी इसकी, हमने इसी दशा देख लीजिए। पहले 1995 में इतना था, 2003 आते आते ये इतना सा रह गया, 2005 में इतना हो गया, 2009 में ये हो गया, और आज के टाइम पे ये बिल्कुल एक बूंद बर्फ नहीं है इसके ऊपर। अब ये जो ग्लेशियर था ये 18,000 साल से यहाँ पे जमा हुआ था देखिए, और सिर्फ हमने कितने साल में, 1995, बल्कि हम यहाँ से मान लेंगे इसको 1909 से ही 2009 से मान लीजिए, 2009 से 2000, मतलब ये 5-7 साल, 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 2000 से 2010 तक के बीच में हमने इस ग्लेशियर को खत्म कर दिया, जो कि 18,000 साल पुराना था। और अब तो ये बिल्कुल भी खत्म। आपको मैं जो दिखा रहा हूं ये भी नहीं है, अब ये किसी टाइम पे इतना बड़ा था। ये यहाँ का सबसे बड़ा, संसार का सबसे ऊंचा स्की रिसोर्ट था। लोग यहाँ पे स्कीइंग करने आते थे, और यहाँ के लोगों को बड़ा नौकरी मिलती थी यहाँ पे इस ग्लेशियर की वजह से। लापाज वहाँ की राजधानी है, वहां पे ये लापाज में, ये वहां पे देखिए ये ग्लेशियर था, है। ये पुरानी फोटो है, और आज आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे हाल, ये 2012 की है सीन। अब आप देख लीजिए, ये 1984 में ये यहाँ पे इतना बड़ा ग्लेशियर था, इतनी बर्फ थी, और आज के टाइम में ये दुखद सीन है। इन लोगों को अब नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। चलो ये तो हो गया। उसके साथ साथ पानी की भी तो दिक्कत है। ये पूरा बोलीविया, देखिए बोलीविया ये कंट्री है साउथ अमेरिका में, ये बोलीविया है। पेरू, ब्राजील, पिराग्वे, अर्जेंटीना और चिली के बीच में ये लैंड लॉक्ड कंट्री, इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री होना। लैंड लॉक्ड मतलब जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ये समुद्र से कहीं भी टच नहीं होता।
तो ये जो है, यहाँ पे ये पूरा जो देश है ये पानी के लिए ग्लेशियर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये ड्राई एरिया है, सूखा इलाका है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो एंडीज पर्वत हैं वो इधर को बारिश आने से, मॉइस्चर को आने से रोक देते हैं। तो जो कुछ थोड़ा बहुत वो बर्फ जमी हुई है ऊपर, उसी से ही ये लोग काम करते हैं, उसी से ही खेती बाड़ी सब कुछ करते हैं। अब क्योंकि ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया है, यहाँ पे बड़ी संकट हो गया है, पानी का बहुत संकट है। अगर आप बोलीविया वाटर क्राइसिस या नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मुश्किल हो रही है इन लोगों को। और ये देखिए पेरू की भी यही हालत है, ये यहाँ से ग्लेशियर से पानी ले लेके नीचे जाते हैं, और अगर ये ग्लेशियर बंद हो गया तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब हम इतनी दूर दूर जा रहे हैं, अपने देश का भी हाल देख लीजिए, शिमला का सीन है ये, देख लीजिए कैसे पानी के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, पानी नहीं है, क्योंकि हिमालयाज में पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो सूखते चले जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान ग्लेशियल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। एक जगह इसका फायदा हो रहा है ना, पाकिस्तान का जो काराकोरम के ग्लेशियर्स हैं उनका लेवल बढ़ रहा है। ये एक अजब बात हो रही है कि बाकी जगह सब जगह कम हो रहा है, और पाकिस्तान का जो हमारा जो हम कहेंगे कि हमारा जो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, उसका वहां का जो पहाड़ों पे बर्फ बहुत ज्यादा, उनको वहां पे स्नोफॉल ज्यादा हो रही है और वहां पे ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, आपसे कोई पूछे अफ्रीका में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो आप बताएंगे कलिमंजारो पहाड़ है। कलिमंजारो पहाड़ ये जो है ये तंजानिया में है। तंजानिया मतलब मोजाम्बिक नीचे, ऊपर कीनिया, इसके बीच में तंजानिया है सब। ये मतलब इंडियन ओशन की तरफ से अगर हम चलेंगे तो ये इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, फिर मोजाम्बिक, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे लाइन में नीचे। तो ये जो है, ये यहाँ पे कलिमंजारो का जो पहाड़ है ये 1912 में आप देख रहे हैं 12 स्क्वायर किलोमीटर का था। अरे 2002 में आते आते, बल्कि अब तो ये और भी इसकी बुरी हालत होगी। देखिए कितना बड़ा एरिया बर्फ का था इसके ऊपर, और अब ये इतना सा रह गया। इस कलिमंजारो पहाड़ की बड़ी मजेदार बातें हैं, तकरीबन 80% इसकी बर्फ जो है खत्म हो चुकी है। 80%, सिर्फ 20% बची है, जो कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं और कुछ सालों के अंदर ये अफ्रीका के अंदर ग्लेशियर नहीं होंगे, क्योंकि ये 2-3 पहाड़ी है, एक ये है और एक छोटे छोटे इसके साथ 2-3 पहाड़ हो रहे हैं जहां पे ग्लेशियर्स हैं। उन दो में तो खत्म ही हो गए, अब ये अकेला बचा हुआ है लगभग, और इसमें भी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ना बहुत कम हो गई है। तो ये लगभग अफ्रीका ग्लेशियर फ्री हो जाएगा है? और ये देखिए इस पहाड़ की एक खासियत है, इसकी खासियत क्या है कि ज्यादातर पहाड़ जो है रेंजेस में होते हैं, जैसे हिमालयन रेंज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालयन पर्वत श्रृंखला, हम श्रृंखला बोलते हैं, मतलब बहुत सारे पहाड़ मिलके बनते हैं, छोटे छोटे पहाड़, फिर ऊपर जाके एक बड़ा पहाड़ होता है। और वो ज्यादातर जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, उसके ऐसे मूवमेंट से बीच वाली पहाड़ ऐसे उठ जाते हैं। पर ये जो पहाड़ है ये इकलौता पहाड़ है बीच में, इसके चारों तरफ कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है ना। तो ये एक बड़ा अजीब सा पहाड़ है, क्योंकि ये वॉल्केनिक पहाड़ है, ज्वालामुखी से बना हुआ पहाड़ है, और ये इसकी हाइट है 5,895 मीटर। देखिए आप कहेंगे भाई ये तो चढ़ना बड़ा आसान होगा, पर आपको मैं बता दूं यहाँ पे 50% क्लाइंबर्स, 50% क्लाइंबर्स चढ़ नहीं पाते। 100 चढ़े तो 50 ही पहुंच पाते हैं। मतलब यहाँ पे काफी दिक्कत है, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं, है ना। और ये और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मानेगा नहीं कि इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। इक्वेटर की जो भूमध्य रेखा है उससे सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है ये, यानी दोस्त बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ही बैठा हुआ है, पर वहां पे भी बर्फ जमी हुई है क्योंकि हाइट पे है, और ये इकलौता पहाड़ है ग्लेशियर। और ये वॉल्केनो के ऊपर है, देखिए वॉल्केनो का मुंह है इसका, और ये सारी बर्फ इसके ऊपर जमी हुई है, ये पूरा ग्लेशियर है, ये पूरी बर्फ है। ये आपको मट्टी मट्टी दिख रही है पर ये है बर्फ, है ना। और ये सोया हुआ सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं इसको, ये किसी भी टाइम फूट भी सकता है। ये डोरमेंट है, मरा हुआ नहीं है, डेड नहीं है, डोरमेंट है, यानी सोया हुआ है, अभी आराम कर रहा है, किसी टाइम फिर से जिंदा हो सकता है। 3 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है, और एक स्लीपिंग या डेड बोल देते हैं जिसको, डेड वॉल्केनो, वो अब नहीं फूटेगा, पर ये जिंदा है, किसी टाइम भी फूट सकता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये पूरा देखिए सीधा रेत के ऊपर टिका हुआ है ना। इसके नीचे कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, सीधा रेत के ऊपर टिका हुआ, रेत के ऊपर ही ग्लेशियर रुका हुआ है? तंजानिया का है, बड़ा खूबसूरत है। और ये हम हो सकता है इस पीढ़ी के आखिरी लोग हों जो इसको देख रहे हैं, इस ग्लेशियर को।
आगे हम चले, अगर हम देखें और भी, एक और मैं आपको एक घटना दिखा रहा हूँ बड़ी दर्दनाक। ये अलास्का में एक ग्लेशियर है, जो कि कितना बड़ा ग्लेशियर था। आप इसको 1941 में आप इसकी फोटो देख रहे हैं। आज ये जो है 800 मीटर तो पतला हो गया। 800 मीटर कितना होता है? आप भाग के देखिए, आपका सांस फूल जाएगा अगर आप तेज भागेंगे एक साथ से। तो तकरीबन 1 किलोमीटर से 200 मीटर कम कर दीजिए, इतना तो ये पतला हो गया। सिर्फ 200 मीटर का रह गया, इतना सा पतला रह गया। और इसकी लंबाई जो थी, जो 12 किलोमीटर की थी, वो बहुत छोटी रह गई है। तो ये आप देख रहे हैं, यहां से खिसक के ये ग्लेशियर कहां पहुंच गया बेचारा। यहां तक होता था, ऊपर पहाड़ों तक, यहां तक भरा रहता था। अब ये पूरा खत्म हो गया है। और हमारे अपने ग्लेशियर, गंगोत्री का ग्लेशियर जो गंगा नदी का स्रोत है, उसको भी देखिए आप। ये 1780 में कहां तक था, आज ये यहाँ कहीं पहुंच गया है ना। और ये बड़ी तेजी से घट भी रहा है ना। वो बता रहे हैं कि करीब इसकी स्पीड भी बताई थी कि कितना तेजी से, करीब बहुत तेजी से ये कम होता जा रहा है, ग्लेशियर जो है घटता चला जा रहा है। और ये हमारा गंगोत्री का ग्लेशियर है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा 2035 तक, हिमालयन पहाड़ जो ग्लेशियर है वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। आपको कैसा लगेगा जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ नहीं होगी, सिर्फ सूखे पहाड़, है ना, पानी नहीं। ये सब हमारी करतूत है? ये कितना भयानक सीन है कि अगर ग्लेशियर हट गए तो पृथ्वी कितनी बदसूरत, कितनी निर्जन, मतलब जीने लायक जगह नहीं बचेगी। तो ग्लेशियर्स कितने इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत जबरदस्त बात होगी, अगर सारी पृथ्वी के ग्लेशियर्स, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सबके ग्लेशियर्स अगर पिघल जाते हैं, पूरी पृथ्वी का जो वाटर लेवल है समुद्र का 70 मीटर उठ जाएगा। आप समुद्र के किनारे जाके देखिए, है ना। और 70 मीटर ऊंचा आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा। उतना पानी ऊपर आ जाएगा तो पृथ्वी कितनी सुकड़ जाएगी, कितने लोगों के घर डूब जाएंगे। देखिए ये ऐसे ऐसे जो जो बने हुए इतने बढ़िया घर बनाए हुए हैं समुद्र के बीच में, ये सब पानी के अंदर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, जल्दी ये शुरुआत हो गई है। लोगों को, बहुत सारे टापू खत्म हो गए हैं, बहुत सारे करावती जैसे आइलैंड है, ये सबों में पानी की बड़ी समस्या है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, वहां पे भी बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों को उनके घरों में पानी घुस जा रहा है ना। और ये दशा हो जाएगी अगर हम नहीं सुधरे तो। ये ग्लेशियर सारे पिघल गए तो हमारा पृथ्वी का रहने का, जो वजह से हम रह रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर पूरी पृथ्वी का ग्लेशियर पिघल जाते हैं, देखिए जो बड़े बच्चे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो हमारी पृथ्वी में कैसा 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 होगा। आप नोट करना कैसे नक्शे छोटे होते जा रहे हैं, कहां कहां से पृथ्वी, वो जो देश है वो कहां कहां से उसमें पानी घुस जाएगा। आप देखिएगा इसको। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पानी घुस जाएगा अंदर, और ये सारे पर्थ शहर सब डूब जाएंगे। इटली आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये सारा ग्रीस, इटली, ये सब छोटे हो जाएंगे। ये देखिए कहाँ तक घुस गए, यहाँ तक जमीन थी, यहाँ चली गई। स्पेन देखिए, बार्सिलोना, ये सब छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पानी बहुत अंदर चला जाएगा। अब अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका देखिए, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, तो पूरा कितने देश जो है इस साइड के वो पानी में चले जाएंगे। और यहाँ देखिए ये सऊदी अरेबिया और इस साइड का जो इलाका है इंडिया का, देखिए गुजरात बॉम्बे, आपका पूरा सब चला जाएगा। इधर का कराची चला जाएगा, है ना। और इधर हमारे ये जो इस कोस्टल एरिया है, हमारा कोंकणी एरिया, ये सब भी पानी में चला जाएगा। बांग्लादेश तो खत्म ही हो जाएगा। बांग्लादेश, हमारा बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल जो है, और असम, ये सब बहुत नुकसान में होंगे। चाइना का कितना बड़ा एरिया पानी के अंदर घुस जाएगा, देखिए। जापान छोटा सा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। रशिया का बहुत नुकसान होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से पूरी पृथ्वी के ऊपर कितना फर्क पड़ जाएगा। और एक बात होगी, देखिए चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन है। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब उनके ऊपर धूप पड़ती है तो 90% गर्मी को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमारे पास सिर्फ 10% धूप को गर्मी हमारी पृथ्वी पे आती है। तो बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि कितनी गर्मी जो रेडिएशन थी वो वापस हमने भेज दी। पर अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो देखिए सिर्फ 6% वापस जाएगी। ये 90% वापस भेज रहा था,
ये सिर्फ 6% समुद्र वापस भेज पाएगा, यानी 94% भूख गर्मी को वो अपने अंदर सोख लेगा हमारा सूरज, ये समुद्र। और जब ये पानी के अंदर 94% गर्मी अंदर आ जाएगी तो पानी कितना गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो ग्लेशियर और भी नीचे से भी पिघलना शुरू हो जाएगा, और पृथ्वी का मौसम कितनी तेजी से बढ़ेगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चेन रिएक्शन है। आपने इसको कम करना शुरू किया, ये और भी तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा, और भी तेजी से, जहां तक कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और एक बड़ी जबरदस्त बात होगी, देखिए एक शब्द आता है प्रीमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट करके आता है। ये परमाफ्रॉस्ट क्या है, ये जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो लाखों साल से दबे हुए हैं, बंद हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस दबी पड़ी है। अगर हमने इन ग्लेशियर्स को हटा दिया तो ये सारे खुल जाएंगे, ये सारे जो पानी जो इतने सालों से दबे हुए थे ये बाहर आ जाएंगे। और होगा क्या, 120 गीगा टन। अब एक गीगा टन कितना होता है, एक टन में देखिए 1000 किलो हो गया, है ना। और इतने टन लगा लीजिए, देखिए कितने जीरो आप जोड़ लीजिए, एक गीगा टन में इतने जीरो हो जाते हैं। इतने इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। अब आप बोलेंगे भैया ये पिघला क्यों, आप पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से मीथेन ज्यादा हो रही है, इस वजह से पिघल रहा है। और पिघलने की वजह से ये परमाफ्रॉस्ट में से ये गैस बाहर आ गई। अब बाहर निकलने से और भी ज्यादा तेजी से गर्मी शुरू हो जाएगी, और भी तेजी से पृथ्वी का मौसम गर्म होगा। तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं कितना बुरा हाल होगा। और ये गीगा टन से आप अंदाजा लगाएं, देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप ऐसे 30 लाख जंबू जेट, ये वाले डबल डेकर वाले, है ना, 747 बोइंग के आप 30 लाख जंबू जेट एक जगह खड़े कर दें, उतनी वजन की गैस हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। अगर ये परमाफ्रॉस्ट खुल गया, ये परमाफ्रॉस्ट अगर खुल गया तो हम इतनी गैस को हम बाहर छोड़ देंगे, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि इन विचारों का क्या होगा जो यहां रहते हैं। देखिए आर्कटिक फॉक्स, ये एक बड़ी ही अजीब तरीके का कुदरत ने इसको रखा है, ये बर्फ में रहती है। देखिए ये जब बर्फ पड़ती है, बर्फ होती है, जो बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इसका रंग सफेद हो जाता है, ये अपने ऊपर रोए आ जाते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है तो इसको इतनी ठंड नहीं चाहिए, अब इतने अपने आप को गर्म करने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर के जो सारे सफेद वाले रोए हैं ये निकल जाएंगे, और जो रंग इस पत्थर का है ना, तकरीबन इस रंग की ये लोमड़ी बन जाएगी, अपना कलर चेंज कर देती है ना। तो ये इस तरह से अपने आप को कलर चेंज करती है। ये है आर्कटिक फॉक्स, इसका क्या होगा बेचारी, इसका घर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आर्कटिक हेयर है। इस आर्कटिक हेयर का क्या होगा, अगर ये इसकी ये पूरा बर्फ, ये भी ऐसे बर्फ, इसके कान छोटे हैं, बहुत मोटा है, वजन ज्यादा है इसके अंदर, 20% इसके अंदर चर्बी चर्बी है, फिर भी भागता बहुत तेजी से है और बर्फ में रहता है। अब इसको खाने वाली ये है, अगर ये खत्म हो गया तो ये बेचारी भूखी मर जाएगी, है ना। और ये इसको ये क्या से रहेगा, जब अगर बर्फ नहीं होगी तो ये भी नहीं रह पाएगा, ये भी मर जाएगा। फिर आर्कटिक टर्न, ये टर्न चिड़िया संसार की सबसे लंबी माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन के ऊपर एक सेशन हम कभी लेंगे। माइग्रेशन मतलब एक जगह से प्राणी दूसरी जगह शिफ्ट करना, है ना। ये शिफ्ट जो करते हैं ये खाने के लिए, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से फिर से नॉर्थ पोल 19,000 किलोमीटर की यात्रा एक साल में करती है ये। तो ये दुनिया की सबसे लंबी माइग्रेशन करने वाली प्राणी है। और ये अगर इसको वहां पे ये क्यों आती है, ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब वहां पे गर्मी है नॉर्थ पोल में तो ये साउथ पोल में आ जाती है, और जब साउथ पोल में गर्मी होती है तो नॉर्थ पोल में चली जाती है। तो ये इस तरह से साल में हर साल करती है। अगर अब दोनों साइड में ही बर्फ नहीं होगी फिर ये कहां जाएगी बेचारी, इसका भी बुरा हाल हो जाएगा। फिर हम आर्कटिक वुल्फ को देखते हैं, ये कनाडा में ऊपर के नॉर्थ वाले इलाके में मिलता है ना। और ये बर्फ में रहने वाला है, ये भी उस खरगोश को खाता है और दूसरे प्राणियों को खाता है वहां पे। अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गया तो इसका घर खत्म हो जाएगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बर्फ में ही रहना जानते हैं, बर्फ ठंडा इलाका चाहिए इनको, है ना। ये खुले में बर्फ के अंदर सोते हैं, बर्फ के अंदर ही सब कुछ। और बलूगा वेल है, देखिए ये पूरी व्हाइट होती है, ये रशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। और ये अगर ये भी खत्म हो जाएंगे
तो ये ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो ये रह ही नहीं पाएगी, गर्म इलाके में रह नहीं सकती, ये तो बिल्कुल फ्रीजिंग पानी में रहती है। फिर हमारे रेनडियर खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी माइग्रेशन जो करने वाला चिड़िया है, कोई भी प्राणी, तो वो आर्कटिक टर्न है। और अगर हम जमीन पे चलने वाले प्राणियों की बात करें तो सबसे लंबी माइग्रेशन करने वाले ये कैरीबाऊ है। कैरीबाऊ जिसे रेनडियर भी बोल देते हैं। ये सबसे लंबी जमीन पे माइग्रेशन करने वाला प्राणी यही है। फिर हमारी ढल शीप आ जाती है, साइबेरिया में और अलास्का में, कनाडा में ये मिलते हैं, ये खत्म हो जाएगा, पहाड़ों पे रहता है। फिर हमारी नरवाल वेल है, देखिए इसको हम, इसके ये दांत निकला हुआ है, इसका एक जो दांत है ना ये वाला, ये बड़ा लंबा है, वो बाहर आ जाता है, इसको नरवाल वेल बोलते हैं। कई लोग यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न वेल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके एक दांत जैसा निकला हुआ है, सींग जैसा निकला हुआ है। और ये बहुत ही रेयर दिखती है, दिखती भी नहीं है, बहुत शाय है, बहुत कम निकलती है। और ग्लेशियर्स में ही आके ये वहां पे रहती है, ग्लेशियर्स में आके वहां ही जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब ये आती है वहां पे, वहीं पे ब्रीडिंग होती है, वहीं बच्चे देती है, फिर ये अपने आप चली जाती हैं। तो ये सब खत्म हो जाएंगी। फिर ये हमारी ओरकाज, जिसको हम किलर वेल बोल देते हैं, ये खत्म हो जाएगी। फिर हमारी सील्स खत्म हो जाएगी, इसको रिंग्ड सील बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर छल्ले छल्ले हैं, इसलिए इसको सील बोलते हैं। और ये जो है हमारे भालू के लिए मेन खाना है उसका, पोलार बेयर का, है ना, पोलार बेयर का मेन खाना है, ये सील को खाता है। और ये सील क्या खाती है, जो आर्कटिक वहां ठंडे पानी की मछलियां हैं और पेंगुइन्स हैं, उन सबको खाती है। और वहां पे एक प्राणी, अब आप बोलेंगे साहब ये पेंगुइन यहाँ पे अंडे देती है, देखिए मेरे मन में आ रहा था कि ये बेचारे यहाँ पे कैसे अंडे देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पेड़ पौधे है नहीं, बर्फ ही बर्फ है, तो ये कैसे कहाँ अपना घोंसला बनाती है। तो ये अपना घोंसला पत्थर से बनाती है ना। हम अपने, अगर किसी को हम प्यार करते हैं तो हम उसको गुलाब देंगे, कोई अंगूठी देंगे, कोई अच्छा कपड़ा देंगे। ये जो मेल है फीमेल को खुश करने के लिए पत्थर ला ला के देता है ये ले भैया पत्थर लाया हूँ तेरे लिए, देख कितना अच्छा पत्थर लेके आया हूँ तेरे लिए, है। उसको खुश करने के लिए पत्थर लेके आता है। तो ये इनका, ये देखिए पत्थर से ही, इतना पत्थर भी वहां पे रेयर मिलता है कि वहां पे छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करना, ये भी बड़ा, इसके लिए लड़ाई हो जाती है। अगर कोई दूसरा आ जाए इस पत्थर को लेने के लिए तो लड़ाई करते हैं। हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ। As a behaviour throughout the breeding season, they'll be getting ready so that when they arrive back here in October, November, they don't have to spend time on finding a nest site. It's also part of the pair bonding rituals. It's like bringing flowers home. It's like saying, "Hi, honey, here's a stone. I'm still committed, and look, I'm going to put a stone on the nest," and that's their way of saying, you know, they're still. तो वो एक दूसरे, अब मेल जो है फीमेल को खुश करने के लिए उसको पत्थर ला ला के देता है, गिफ्ट, ये देखिए मैं तेरे लिए आज पत्थर लेके आया हूँ, है। तो ये हम देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये बड़ा एक की स्टोन क्रीचर है, की स्टोन पे हम एक दिन बात करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये की स्टोन है, एक बहुत ही मुख्य प्राणी है पूरे एंटार्क्टिक, इसमें आर्कटिक सर्कल में, है ना। आपको बता दूं, सिर्फ नॉर्थ पोल में पोलार बेर मिलता है, साउथ पोल में पोलार बेर नहीं होता। तो ये जो है, अगर ये बर्फ खत्म हो जाएगी तो इसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, है। अब ये, क्योंकि ये यहीं पे जो है 9% हर साल, 9% हर साल ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, आर्कटिक आइस जो है खत्म होती जा रही है। ग्रीनलैंड, ऊपर के जो स्कैंडिनेव, ऊपर का जो नॉर्थ पोल वाला इलाका है, वहां का टुंड्रा का जो ऊपर वाला ट्रॉपिक बिल्कुल एरिया जो है ऊपर नॉर्थ पोल वाला, वो कम होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ेगा। वो बता रहा है दिस इंडिकेट्स अ मैसिव कोलैप्स, बड़ा जबरदस्त एक चीज जो है ना, टूट के धड़ाम से गिरने वाली है, पूरा पर्यावरण जो है धड़ाम से गिरने वाला है, क्योंकि इतनी तेजी से बर्फ पिघल रही है। देखिए ये कैसे शिकार करता है और कैसे रहता है, और अगर ये बर्फ ना हो तो ये कैसे रहेगा, देखिए। And the cost can be great. ये बिल्कुल पतला हो गया है क्योंकि ये भी सो के उठा है, बिल्कुल हड्डियां निकली हुई हैं, अब इसको खाना चाहिए। और अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गया तो यहाँ पे Closer to starvation. सील्स आना बंद हो जाएंगी। At this time of all she can do is keep trying.
To prevent her scent betraying her, she makes a wide sweep to... अब ये क्या करती है, हवा की दिशा में नहीं चलती, हवा अगर यूं चल रही है तो ये सामने से आएगी ताकि इसकी स्मेल सील को ना मिले। सामने से आके और बिल्कुल नीचे नीचे आके इस सील को पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, यही इसका मुख्य खाना है। और ये सील को क्या चाहिए? बर्फ चाहिए। भालू को क्या चाहिए? बर्फ चाहिए। अगर बर्फ नहीं होगी तो ये दोनों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। She's now right behind the seal. मिली कि नहीं मिली, क्या सोचते हैं आप? Incredibly, she caught the seal underwater. तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे ये सील का शिकार करता है पोलर बेयर। ये पूरी बर्फ जो है, किसी जमाने में एक लेयर होती थी तो बड़े आराम से पोलर बेयर इधर से उधर जाता था। अब इसको बड़ी लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और हालत देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये इतना मोटा चब्बी सा जानवर जो है, अब इसकी हालत कितनी खराब हो गई है। ये रियल फोटो एक उसने ली क्योंकि इसको खाना नहीं मिला। खाना कैसे मिलेगा? सारे में पानी पानी हो गया। सील बैठेगी बर्फ पे आके, बर्फ होगी नहीं तो सील बैठेगी कहाँ? और सील नहीं होगी तो ये खाएगा क्या? भूखा मर रहा है बेचारा। तो ये बड़ी बुरी हालत हो रही है। और हम अब थोड़ा अंत की तरफ आ रहे हैं तो एक और बड़ा दुखद वीडियो है, जो हम इंसानों की वजह से कैसे प्राणियों को नुकसान हो रहा है ना। इस प्राणी को बोलते हैं वॉलरस, और इसको रहने के लिए चाहिए बर्फ। बर्फ पे ही ये लोग बैठते हैं आके। ये इस प्राणी को बर्फ पे आके बैठना होता है। और ये 1 टन का है, 1000 किलो का जानवर है, बहुत भारी भरकम है ना। इसको एलिफेंट सील भी बोल देते हैं क्योंकि इसके दांत ऐसे निकले हुए हैं और बहुत हैवी है। और ये एक साथ आके रहता है, ठीक है। और जैसे पोलर बियर और वॉलरस जो है, ये सारे जो है बर्फ के ऊपर ही रहते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे ये वॉलरस। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है ना, ये एक बड़ा दर्दनाक सीन है। ये भालू है, ये पोलर बेयर है। इसको बर्फ के पास जाना है। किसी जमाने में सब बर्फ होती थी। इसको अब खाना ढूंढने के लिए इस टापू से इस टापू तैर तैर के जाना पड़ता है। उसकी हालत खराब हो रखी है। और अब जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वॉलरस का है। ये वॉलरस, इसके बारे में बता दूं इसके पहले, क्योंकि फिर बीच में इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगेगा। वॉलरस जो है हरदम बर्फ में आके रुकते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, और बड़े बड़े ग्लेशियर होते थे, आराम से बैठ जाते थे। अब ग्लेशियर हो गए खत्म। तो ये नॉर्थ पोल की बात है। तो जब ग्लेशियर खत्म हो गए तो इनके पास बैठने की जगह नहीं है। अब ये एक जगह घुस गए हैं बेचारे, जमीन थोड़ी सी बची है, लाखों एक साथ आके जगह के लिए मारामारी हो रही है। अब जगह नहीं है तो कुछ लोग जानवर क्या कर रहे हैं, थोड़ा हाइट पे चढ़ जाते हैं, जबकि इसको कभी हाइट पे चढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसको कुदरत ने बनाया ही नहीं ऐसा कि ऊपर चढ़े। अब ये ऊपर चढ़ तो गया, इसको पानी के बाहर दिखता नहीं है अच्छे से। पानी में तो फिर भी देख लेता है, जब पानी के बाहर आता है तो जमीन पे इसको बहुत, इसकी आंख बहुत कमजोर है। और जब ये ऊपर आ गया, अब इसको पानी की आवाज आ रही है नीचे, अपने साथियों की आवाज सुनाई दे रही है। अब इसको नीचे जाना है। नीचे कैसे जाएगा? अब आप ये देखिए कि एक इंसान की बेवकूफी, हम ना लालच की वजह से, हमें लाइट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ियां चाहिए, हमारे को ऐसे रहना है, हम कितना नुकसान करते हैं। ये प्राणी बेचारे बेजुबान सब जान से गए हैं, ऊपर से गिर गिर के मर गए क्योंकि इनके पास जगह नहीं बची। तो हमें करना क्या है? सिंपल सिंपल से कदम है। जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी हम सब जानते हैं, और हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब जगह हम सुनते हैं, पर हमें कितना फर्क पड़ता है ये हमारे ऊपर है। फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूं, कितना हम कर सकते हैं ये हमें खुद सोचना है। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना है। हर चीज को दोबारा कम करना, अपने खर्चों को कम करना है, रहना सीखना है ताकि दूसरे प्राणी जी सकें। हमारे अपने लालच की वजह से वो ना मर जाए। जो चीजें खराब हो गई हैं उनको दोबारा यूज करें,
उसको दोबारा रिसाइकल करें, ये नहीं कि उसको फेंक दिया, कबाड़ा, प्लास्टिक, ग्लास, न्यूज़पेपर, एल्युमिनियम सब फेंक दिया, उसको अब रीयूज करें। गैस को कम यूज करें, पेट्रोल को कम यूज करें, हैं? और क्या करें, पेड़ लगाएं, फल फ्रूट ज्यादा खाएं, सब्जियां खाएं, मीट को कम खाएं, क्योंकि मीट की वजह से बहुत ज्यादा इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हो रहे हैं, क्योंकि जंगल काट काट के पशुओं को पालने की जगह बना रहे हैं। जैसे आप साउथ अमेरिका में देखें, ब्राजील में यही हो रहा है, अमेजन जंगल को काट काट के वहां चारागाह बना रहे हैं अपने पशुओं के लिए, क्योंकि वहां का जो बीफ है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बड़ा अच्छा है जी वहां का बीफ। और यहाँ पे देखिए, ये हीट, एयर कंडीशनिंग और एसी, और हमारे को हीटर चाहिए है, इसकी वजह से कितना, तो कह रहा है कि भैया 2 डिग्री अगर ऊपर नीचे होके आप काम चला सकते हैं तो चला लीजिए, क्यों कितना वो, क्योंकि इससे कितनी बिजली बन रही है, बिजली बचाएं, कम गर्म पानी को कम प्रयोग करें, दूसरों को बताएं, और इस तरह से हम बहुत सारे कदम जो है हम कर सकते हैं। तो हमारे को ये करना चाहिए ताकि हम जो है इन चीजों से बच सके। तो आज हमने यहाँ तक देखा, तो उम्मीद है आपको ग्लेशियर्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया ग्लेशियर्स है क्या, शुरुआत कैसी होती है, बनते कैसे हैं, पुराने जमाने में ग्लेशियर्स आइस एज के टाइम पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, कितने टाइप के होते हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं, हाँ, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो पूरी पृथ्वी को कितना फर्क पड़ेगा, प्राणियों को कितना फर्क पड़ेगा, हमें कितना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो है ना अपने लिए पहले सोचता है। अब उसको चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि अब उसके सर पे आई है, अभी तक वो सोच नहीं रहा था, क्योंकि जानवर मर रहे हैं, मरने दे, पोलर बेयर से मुझे क्या लेना, वालरस से मुझे क्या लेना, व्हेल से मुझे क्या लेना, है ना। पर अब जब उसके सर पे आ गई भैया तेरा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, अब उसे चिंता हो रही है, अब हम चिंता कर रहे हैं। तो हमारे को बड़ी इसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा मकसद आपको शिक्षा ये बताने का यही था कि आप एक तो ग्लेशियर्स के बारे में जानें, और दूसरा हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने सर्वाइवल के लिए कैसे हम नुकसान कर रहे हैं, इसको हम समझें। तो ये हमारा आज का सेशन, आज हमारा ग्लेशियर्स यहाँ पे खत्म होता है। तो हम अपने सेशन को आज यहाँ बंद करते हैं।